मैं दो भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे छोटे थे। हमारे घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मगर पापा मेरी शादी के लिए सालों से पैसे जमा कर रहे थे ताकि वह मेरी शादी के फ़र्ज से खुशी खुशी मुक्त हो सके। और आज वह दिन आ ही गया था तो पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पापा के जोड़े हुए पैसों से शादी की तैयारी शुरू हो रही थी। उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्ज भी लिया था और इस तरह वह मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब चुके थे। मुझे इस बात का एहसास था कि पापा के लिए यह कर्ज उतारना बहुत ही मुश्किल रहेगा। पापा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। खैर, बहुत ही खुशी खुशी मेरी शादी निपट गई थी और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो सब ने मेरा बहुत ही शानदार स्वागत किया। मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर बहुत ही खुश थे। मैं भी तो बहुत ही सुंदर, कोई भी मुझे देखा तो देखा ही रह जाता था। बड़ी बड़ी काली काली आँखें, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, लंबे लंबे काले काले बाल। यही वजह थी कि मेरी माँ ने मुझे घर से बहुत कम बाहर निकाला था। मेरा पति ने मेरी तस्वीर तो पहले ही देख रखी थी। मैं बहुत खुश थी और भगवान को धन्यवाद दिया था कि मुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। शादी का एक दिन तो ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन शादी के अगले दिन पता नहीं क्यों मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा था। आज मेरी ससुराल में मेरा दूसरा दिन था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी कि मेरी तबीयत खराब है। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद मेरे घर वाले भी आ गए थे। धीरे धीरे मेहमान आते गए और मुंह दिखाई की रस्म करते गए, लेकिन दर्द था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जैसे तैसे खुद को संभाले, चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए बैठी हुई थी। पूरा समय मेरा ऐसे ही दर्द में गुजर गया था। रात के समय घर से मेहमानों की कुछ भीड़ कम हुई थी। मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। दर्द बहुत हद तक कम हो चुका था। बेड पर लेटे ही मुझे नींद आ गई। मेरा पति राजेश कमरे में कब आया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने मुझे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। अगले दिन भी मेहमानों का आना जाना लगा रहा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं यही समझा कि शायद मुझे बाजार के खाने की वजह से ही दर्द हुआ हो। आज शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामा में सब थक चुके थे। घर में सभी लोग शादी की थकान उतार रहे थे। सभी लोग देर से सोकर उठे। मैं नई दुल्हन थी, इसलिए मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई और घर वालों के साथ बैठ गई। तभी मुझे अपनी तबीयत फिर से थोड़ी बिगड़ती महसूस हुई, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया और सबके साथ हंस बोल कर समय गुजारने लगी। जाहिर है, शादी का घर था, कुछ ना कुछ मेहमान तो अभी भी मौजूद थे। राजेश के दूसरे शहर से आई बुआ भी अब तक घर में मौजूद थी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक गौर करके देख रही थी। उनके घूरने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। अब मुझे वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था। पेट का दर्द भी फिर से बढ़ने लगा। ऊपर से बुआ की नज़रें मेरे शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। कमरे में आ गई। शाम के लगभग 4 बजे अपने पेट में दोबारा से दर्द महसूस हुआ। राजेश भी उस समय घर पर मौजूद नहीं था। काफ़ी देर मुझे दर्द सहना पड़ रहा था। कुछ देर बाद मुझे ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगा और मेरी चीख निकल गई। सब लोग मेरे कमरे में दाखिल हुए। मेरी हालत देखकर सब परेशान हो गए। राजेश घर आ चुके थे। मेरी सास भी मेरी तबीयत को लेकर परेशान थी। उन्होंने आशीर्वाद देकर हम दोनों को डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर के पास पहुंचकर हम दोनों अपने नंबर के इंतज़ार में बैठ गए। अस्पताल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। किसी को अस्पताल में आकर खुशी मिल रही थी तो कोई अपने प्यारों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मेरे पेट में अब इतनी तेज दर्द था कि मुझे बैठा भी नहीं जा रहा था। राजेश मेरी बारी का इंतज़ार किए बगैर डॉक्टर के पास पहुंच गया और उनसे बात की। डॉक्टर ने जल्दी से मुझे इमरजेंसी में पहुंचा दिया और मुझे चेक करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कहाँ दर्द है, तो मैंने उन्हें अपने पेट के उस हिस्से पर हाथ रखकर बताया जहाँ दर्द हो रहा था। डॉक्टर को मेरे पेट दर्द की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दवाइयाँ देकर हमें घर भेज दिया। घर आकर मैं दवाइयाँ खाई, थोड़ा सुकून मिला और मैं सो गई। सुबह तक दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं पहले की तरह ठीक हो गई थी, मगर फिर शाम होते होते मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई और मुझे फिर से अस्पताल ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने मेरा सोनोग्राफी करवाने की सलाह दी और कहा कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर ही कुछ पता चल सकता है, और साथ ही यह भी कहा कि सोनोग्राफी अभी इसी समय करवाने होंगे। कुछ देर बाद मेरा सोनोग्राफी हो गया। सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने में अभी कुछ देर बाकी थी।
मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। इस समय मुझे दोबारा से इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दोबारा दर्द कम करने के इंजेक्शन लगा दिए। कुछ देर बाद सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर मेरे साथ खड़ी थी। साथ ही राजेश भी बैठा हुआ था। मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के माथे पर तोड़ी पड़ गई। वह काफ़ी देर तक रिपोर्ट को देखते रही मगर मुँह से कुछ न बोली। आखिरकार राजेश ने डॉक्टर से पूछा कि रिपोर्ट में क्या है। डॉक्टर ने जो कुछ कहा वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और राजेश भी फटी फटी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। मेरी हालत ऐसे हो गई कि जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। मेरी दुनिया एक पल में ही घूम कर रह गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ महीने पहले तुमने अपना अबॉर्शन करवाया है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए थे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था। राजेश डॉक्टर से कहा कि अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। तो डॉक्टर हैरान हो गई और मुझे नफरत भरी नज़रों से देखने लगी, जैसे मैंने पाप कर दिया हो। डॉक्टर ने कहा कि इस बारे में तो आप अपनी पत्नी से ही पूछें। राजेश खून भरी नज़रों से घूर रहा था और मैं मुजरिम ना होते हुए भी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिरकार अपनी बेगुनाही का विश्वास कैसे दिलाना। मुझे इस समय अपनी माँ की बातें याद आने लगी, जब वह मेरी कम बोलने की आदत से परेशान हो जाया करती थी। वह यह भी जानती थी कि मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मुझे अपने लिए कुछ बोलना ही नहीं आता। और आज जब इतना खास मौका था, मेरे चरित्र पर बात हो रही थी, कीचड़ उछाला जा रहा था तो मेरे होठ सील चुके थे। कुछ देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे ड्रॉप लगा दी ताकि मेरे पेट का दर्द रुक सके। वह ड्रॉप लगभग 2-3 घंटे में ख़त्म हुई। मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, फिर भला डॉक्टर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती थी। ड्रॉप खत्म हुई तो राजेश मुझे घर लेकर आ गया। मैं लड़खड़ा रही थी। मुझे अपने पति की लाल आंखें और गुस्सा देखकर खूब महसूस हो रहा था। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी, मुझे तो मेरे पति के अलावा कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल पवित्र थी। यह सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। राजेश सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। उसने मुझे इस बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा, मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका नहीं दिया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और राजेश के साथ उनकी माँ भी कमरे में दाखिल हुई। और कमरे में आते ही राजेश की माँ ने मुझे कोसना शुरू कर दिया कि कैसी चरित्रहीन बहू उनके पल्ले पड़ गई। उन्होंने मेरे सामने ही मेरी माँ और पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें न जाने कितनी बातें सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ। वह ऐसी आवारा और चरित्रहीन बहू को अपने घर में नहीं रख सकते। इस मामले में राजेश बिल्कुल खामोश खड़ा था। वह बस खामोशी से अपनी माँ और मेरी माँ और पापा से बातें करते हुए सुन रहा था। मेरी आत्मा जैसे अंदर ही अंदर चीख रही थी। मैं अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। सबसे ज़्यादा परवाह मुझे अपने माँ पापा की थी। यह सब सुनकर उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानती थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी कितनी मुश्किलों से की है, कितनी जगह से उन्होंने कर्ज लिया था। राजेश की आंखों में तो खून उतर आया था। वह मुझे नफरत और गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। वह तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठा था। कुछ देर बाद मेरे मम्मी और पापा मेरे ससुराल पहुंच गए। हम सब लोग उस समय हॉल में मौजूद थे। वहाँ पर मौजूद हर आदमी मुझे चुभती हुई और नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। मैं बस एक कोने में सिकुड़ी खड़ी रोए जा रही थी। बस रोने से मतलब था, इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। राजेश की बुआ भी मुझे बदचलन और चरित्रहीन जैसे शब्दों से बोल रही थी। जैसे ही मेरे मम्मी पापा ने हॉल में कदम रखा, मैं भागकर उनके पास चली गई और उनके गले से लगकर रोने लगी। मम्मी मुझे चुप करने लगी, मगर मेरे रोने में और भी ज़्यादा तेजी आ गई। इतने घंटे तक मुझ पर जो कयामत बीत रही थी, अब वह आंसुओं की सूरत में बाहर आने लगी थी। मेरे मम्मी पापा को मेरी सास ने अपने सामने बैठा कर ना जाने कितनी बातें सुनाई थी। क्या आपने क्यों अपनी बदचलन बेटी को उनके माथे थोप दिया। मेरी माँ मेरे चरित्र की कस्में खा रही थी और पापा का जैसे सर झुक गया था। उस पल मेरे पापा मुझे और भी ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़े नज़र आने लगे। मेरी मम्मी मेरी सास और मेरे पति को यही विश्वास दिला रही थी कि ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, उनकी बेटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर वह लोग कोई भी बात, कोई भी सफाई सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी बस यही रट थी कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। अब वह लोग एक पल के लिए भी मुझे घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। तलाक की बात सुनते ही मेरे पापा ने राजेश के पैरों में अपना सर रख दिया और उनसे कुछ समय की मोहलत मांगी। राजेश को मेरे पापा की हालत पर कुछ दया आई और वह कुछ दिनों के लिए राजी हो गया।
कहने लगा कि मैं आपको और आपकी बेटी को थोड़ा समय देता हूँ। अगर आप लोग अपनी बेटी की बेगुनाही साबित नहीं कर सके तो फिर मैं इसे अपने साथ नहीं रखूँगा और मैं इसे तलाक देकर आपके घर भेज दूँगा। मेरे और मेरे मम्मी पापा के लिए यह थोड़ा सा समय भी बहुत था। इतने समय में मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर घर आ गए। मेरे घर में अलग ही कोहराम मचा हुआ था। अभी शादी को तीसरा ही दिन था और मेरे पति की जबान पर तलाक देने की बातें थी। ऊपर से मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछाला गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मेरे भाइयों ने डॉक्टर की कही हुई बात सुनी तो वह गुस्से से पागल ही हो गए और मुझे कहने लगे कि तुमने सारे ज़माने में हमारी नाक कटवा दी, हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन मैं तो बस रोए ही जा रही थी। मैं जब अपने पति और सास को ही कोई सफाई नहीं दी थी तो मैं अपने भाइयों को क्या सफाई देती। मेरे मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मम्मी और पापा ने बीच में आकर मेरे भाइयों के हाथ रोक लिए। देखते देखते यह खबर पूरे खानदान में फैल गई कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। यह खबर सुनते ही सब लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। मम्मी पापा रात भर इसी सोच में अपने कमरे में बैठे रहे। मेरे आने वाले फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे थे और मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच कर परेशान हो रही थी। पूरी रात जागते हुए आंखों में ही निकल गई। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मम्मी पापा तैयार बैठे थे। मुझे देखकर मम्मी ने कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ। मैंने मम्मी पापा से कोई सवाल नहीं किया और दोबारा अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। अपना हुलिया ठीक करके जब मैं बाहर आई तो मम्मी ने मुझे बताया कि वह मुझे लेकर दोबारा इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं ताकि मेरा दोबारा से चेकअप करवाया जाए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हम दोबारा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरे पति को भी पापा ने फ़ोन करके हॉस्पिटल ही बुला लिया था। राजेश आना नहीं चाहता था मगर पापा ने ज़्यादा ही जोर दिया तो वह खामोशी से आ गया। अस्पताल में जब मेरा राजेश से सामना हुआ तो उसने मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहा। मैं अपने आंसू पीकर रह गई। जब हमारा नंबर आया तो मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान चुकी थी, मगर जब मेरी माँ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो, डॉक्टर भी कुछ सोच में पड़ गई और उसने दोबारा से मेरा सोनोग्राफी करवाया। मैं मम्मी के साथ दोबारा सोनोग्राफी रूम में पहुंच गई थी। सोनोग्राफी करवा कर फ्री हुई तो डॉक्टर ने मुझे कुछ देर बाद रिपोर्ट लेकर मिलने को कहा। यह समय मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा था। अगर आज भी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आता तो मेरा घर तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। यही वजह थी कि मेरा दिल भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक हो और जो सच है वही सब कुछ सामने आए। थोड़ी देर बाद सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के पास गई। इस बार मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ थी। मेरे पापा और मेरे पति बाहर ही मौजूद थे। कुछ देर बाद मेरी सास भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उनकी जुबान पर तो यही था कि अब कौन से डॉक्टर को दिखाना बाकी रह गया है। वह राजेश से कह रही थी कि इस चरित्रहीन लड़की को तलाक देकर मामला ख़त्म करो, मगर शायद राजेश को भगवान का डर था। वह तलाक देने से पहले ही अच्छी तरह सब कुछ छानबीन कर लेना चाहता था ताकि कहीं उसके हाथों कुछ गलत फैसला ना हो जाए, इसलिए अपने आप को रोका हुआ था। मैं मुजरिमों की तरह डॉक्टर के सामने सर झुकाए बैठी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर के पास मेरे पति सास भी आ गए थे। मेरे पीछे मेरे सारे घरवाले खड़े थे। डॉक्टर की जुबान से निकलने वाले शब्द मुझे नई जिंदगी भी दे सकते थे या फिर मुझे मौत की गहराइयों में भी फेंक सकते थे। कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर चौंकाने वाले हाव भाव पैदा हो गए, जैसे कुछ गलत हुआ हो। डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा कि मेरे पेट में दर्द की वजह बाहर का खाना खाने से हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मेरे लीवर पर सूजन आ गई थी, तभी इतना दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरी सास ने फ़ौरन कहा कि पिछली रिपोर्ट में आपने बताया था कि यह प्रेग्नेंट थी। तो डॉक्टर ने बताया कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि पिछले रिपोर्ट नाम की वजह से गड़बड़ हो गई थी। मेरा नाम प्रियांशी था और जिस औरत की रिपोर्ट मेरे पास थी उसका नाम भी प्रियांशी था। उसका कुछ महीने पहले ही मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द था। नाम के एक जैसे होने की वजह से यह सारी गलतफहमी हुई थी। डॉक्टर ने अपनी गलती मानकर हम सब से माफ़ी मांगी। मेरा दिल तो उस समय भगवान
को याद करके रो पड़ा। पति और सास शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे तो मेरे पापा ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया, कहा कि यह सब एक गलतफहमी का नतीजा था और इस तरह मेरा घर बर्बाद होने से बच गया। राजेश ने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने भी उनको माफ़ कर दिया क्योंकि गलती तो उनकी भी नहीं थी। उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे, जो भी सुनता उसके दिमाग में गलत ख्याल ही आते। मेरी सास ने भी मुझे माफ़ी मांगी, मैंने अपनी सास को भी माफ़ कर दिया। आज मैं अपने घर में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक खुशियाँ ही खुशियाँ वापस लौट आई। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।